Hello dear students, this is the next video of third chapter, Ruling the Countryside. In last video we discussed that the East India Company got the Diwani right in 12 August 1765. In this way, they introduced permanent settlement in 1793 to get revenues as much as possible to meet the growing expenses of the company. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी राइट मिले और इस तरीके से उन्होंने सबसे पहला रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड किया 1793 को, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया. Now let's move on the next topic of this chapter. The next topic is the problem of permanent settlement. The permanent settlement, however, created problems. Permanent settlements ने बहुत सी problems को create किया. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. Company officers को बहुत जल्दी ही पता चल गया कि जमींदार्स लैंड की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड was so high that the zamindars found it difficult to pay. रेवेन्यू इतने ज़्यादा थे कि जमींदार्स को डिफ़िकल्टी हो रही थी इतना रेवेन्यू पे करने के लिए. एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी. और इसका ये रिज़ल्ट ये निकल रहा था कि जो जमींदार टाइम पर और सही रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे कंपनी को, उनसे उनकी जमींदारी राइट्स छीन लिए जा रहे थे. न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. और बहुत से जमींदारी राइट्स पर्टिकुलर जमींदार से छीनकर दूसरी जमींदार को दे दिए गए कंपनी के द्वारा. बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड. लेकिन 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कुछ सिचुएशन चेंज हुई. द प्राइजेज इन द मार्केट रोज. प्राइजेज जो थे फूड ग्रेन के मार्केट में वो बढ़ गए. एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड. और जो कल्टीवेशन था, खेती जो थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी. दिस मीन्ड एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी, since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently. इससे क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे उनको उनकी इनकम तो बढ़ रही थी, उनका फ़ायदा भी हो रहा था, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो पहले से ही फिक्स्ड था अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट. Even then the zamindars did not have an interest in improving the land. लेकिन इसके बावजूद, जबकि जमींदारों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो ज़मीन की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी मेजर नहीं ले रहे थे. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट. जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था और उस टाइम पर ज़मींदार से प्रॉपर रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे तो उस टाइम पर बहुत से ज़मींदारों की ज़मीन उनसे छीन ली गई. अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. और कुछ लोगों ने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग ली जाए ज़मीन से, उस ज़मीन से जहाँ पर किसान खेती कर रहे थे बिना वहाँ पर इन्वेस्ट किए बगैर. As long as the ज़मींदार could give out the land to tenants. tenants means होता है जो किसान मजदूरी करते हैं, उन्हें tenants कहा जाता है. And get rent, they were not interested in improving the land. जैसे जैसे ज़मींदार जो tenants थे, मजदूर किसान थे, उन्हें अपनी ज़मीन दे रहे थे और उन पर वहाँ पर रेंट में काम करवा रहे थे और उन्हें टाइम से जब तक रेंट मिलता रहा तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें जब तक रेंट मिल रहा है, जब तक किराया मिल रहा है अपनी ज़मीन का, तब तक हमें उस लैंड में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव. और दूसरी तरफ जहाँ पर ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो कल्टिवेटर थे, कल्टिवेटर मीन्स किसान, उनको ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, ये बहुत ही परेशान करने वाला लग रहा था क्योंकि वो प्रॉपरली अपना जो
रेवेन्यू है वो पे नहीं कर पा रहे थे। द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार वॉज हाई, जो किराया उन्हें ज़मींदार को पे करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर, और जो ज़मीन पर उनके जो राइट थे वो भी इनसिक्योर थे। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और रेंट पे करने के लिए उन्हें मोस्टली जो मनी लेंडर होते थे, जो उधार में पैसे देते थे, उनसे उधार में पैसे लेने पड़ते थे। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड, और जब वो फेल हो जाते थे, वो मनी लेंडर को पैसे नहीं दे पाते थे, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें उनके लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था। फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, उस लैंड से जहाँ पर वो अपनी कई जनरेशन से कल्टिवेट करते आ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड, नया सिस्टम तैयार किया गया। परमानेंट सेटलमेंट में जब सक्सेस नहीं मिली तो एक नया सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. 19th century के टाइम पर कंपनी के ऑफिसर्स को ऐसा लगा कि अब जो रेवेन्यू लेने का जो सिस्टम है उसे चेंज करना चाहिए। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। ऐसी कंडीशन में जब कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए थे अपने खर्चों के लिए, तो ऐसी कंडीशन में रेवेन्यू को फिक्स कैसे किया जा सकता था। तो कंपनी के लिए पहला जो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, परमानेंट सेटलमेंट, उसमें उनके लिए ये लॉस हो गया कि उन्होंने जो रेवेन्यू था उसे फिक्स्ड कर दिया था। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, जो प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश का मोस्टली एरिया उसे कहा जाता है। एंड इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम हॉल्ट मैकेंजी था, डिवाइज द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। उसने एक नया रेवेन्यू सिस्टम तैयार किया हॉल्ट मैकेंजी ने, जो 1822 को लागू किया गया। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसे ये लगा कि जो विलेजेस है वो सोसाइटी का वो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व, और इसीलिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेजेस टू विलेज। इसके डायरेक्शन में कलेक्टर्स को हर एक विलेज में भेजा गया। इंस्पेक्टिंग द लैंड, जिसमें उन्होंने लैंड को इंस्पेक्ट किया, लैंड को देखा, मेजर किया, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और साथ ही साथ अलग अलग विलेजेस में जब वो गए, अलग अलग ग्रुप्स जो थे उनके कस्टम्स और राइट्स को भी रिकॉर्ड किया। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज, महल, वहाँ पर विलेज को महल कहा जाता था, हैड टू पे, और उसके बाद सारी स्टडी करके रेवेन्यू को फिक्स किया गया। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पेरियोडिकली, और ये डिसाइड किया गया कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है उसे टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, और उसे फिक्स नहीं करेंगे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, और जिस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदारों को अपॉइंट किया गया था कि वो कंपनी को रेवेन्यू कलेक्ट करके किसानों से देंगे कंपनी को, लेकिन इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम भी कहा जाता है। तो महलवारी सिस्टम में ये डिसाइड किया गया कि जो हेडमैन होंगे, जो मुखिया होगा, वो पीसेंट से, कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देगा।
दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवारी सिस्टम, और इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया, जो होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1822. So every students must read your book after